नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन जो शक्तियां हैं उसका हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का अध्ययन करेंगे। भारत के राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो आपातकालीन प्रावधान के नाम पे भी जानी जाती है। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भी गवर्नर जनरल की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख था। नया जो संविधान बना उसमें भी संविधान निर्माताएं आपातकालीन प्रावधान को संविधान में स्थान देना चाहते थे, लेकिन कुछ जो विद्वान थे वो ये चाहते थे कि संविधान के अंतर्गत इन आपातकालीन प्रावधानों को यदि स्थान दिया गया तो हो सकता है कि जो राष्ट्रपति है वो तानाशाह बन जाए। लेकिन कुछ विद्वान ये चाहते थे कि जो भारत है वो स्वतंत्र हुआ है और स्वतंत्र देश लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़ रहा है, और जब लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़ रहा है तो हो सकता है कि कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां संविधान के समक्ष, भारत के समक्ष उपस्थित हो जाए, जैसे कोई देश भारत पर आक्रमण कर दे या युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाए या कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए कि देश का शासन संविधान के अनुसार चलाना संभव नहीं हो, या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि वित्तीय स्थिति खराब हो जाए। तो इन सभी स्थितियों का वित्तीय स्थिति खराब हो जाए तो ऐसी सभी विशेष जो परिस्थितियां हैं उन विशेष परिस्थितियों का सामना करने के लिए संविधान के अंतर्गत भी कुछ विशेष प्रावधान करने आवश्यक है। इसलिए इन विशेष प्रावधानों को संविधान में स्थान दिया गया, जिसे आपातकालीन प्रावधान भी कहा गया। हालांकि कुछ संविधान निर्माता इस प्रावधानों के पक्ष में नहीं थे, तो इसका उत्तर देते हुए टी कृष्णाचार्य है, उन्होंने ये कहा था कि इन उपबंधों को हमें एक आवश्यक बुराई के रूप में अपनाना ही होगा। यदि हम इन उपबंधों को नहीं अपनाते हैं तो संविधान निर्माण के हमारे सारे जो प्रयत्न हैं वो सारे प्रयत्न असफल हो जाएंगे। इसलिए हमें इन उपबंधों को संविधान के अंतर्गत स्थान देना ही होगा। और इसीलिए भारतीय संविधान के अंतर्गत यदि हम देखें तो भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकालीन प्रावधानों को स्थान दिया गया है, और इसके अंतर्गत सिर्फ 9 अनुच्छेद 352 से लेकर 352 से लेकर 360 360 तक आपातकालीन अनुच्छेदों का वर्णन या आपातकालीन प्रावधानों का वर्णन किया गया है। ये जो 9 अनुच्छेद है इसके बारे में के.वी. राव ये कहते हैं कि संविधान के अंतर्गत कोई भी अनुच्छेद इतने बदनाम नहीं हुए हैं जितने ये 9 अनुच्छेद, जिसमें आपातकालीन प्रावधानों का वर्णन दिया गया है। लेकिन वो ये कहते हैं कि इनका सदुपयोग और इनका दुरुपयोग दोनों हमारे ऊपर भी, के.वी. राव कहते हैं, दोनों हमारे ऊपर ही निर्भर है कि इन अनुच्छेदों का हम उपयोग भी कर सकते, सदुपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकालीन प्रावधानों का वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत ये जो आपातकालीन प्रावधान है इसमें भारत का संघात्मक स्वरूप परिवर्तित होकर एकात्मक रूप ग्रहण कर लेता है। इनमें 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। सबसे पहला अनुच्छेद 352 के अंतर्गत यदि हम देखें, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध, आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपात की घोषणा की जा सकती है। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ये स्थिति 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, 44वें संविधान संशोधन के बाद की स्थिति है। पहले जो स्थिति थी उसके अंतर्गत ये था कि राष्ट्रपति के द्वारा आंतरिक अशांति के नाम पर भी आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। और हम ये देखते हैं
कि जून 1975 के अंतर्गत आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल की घोषणा की गई थी, जिसका चारों ओर विरोध हुआ। तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसमें आंतरिक जो अशांति है उसे हटा दिया गया। ये जो शब्द है, आंतरिक अशांति के नाम पर जो आपातकाल घोषित किया गया था उसकी विरोध हुआ था, और उसी के कारण 44वें संविधान संशोधन में अब ये शब्द हटा दिया गया। यानी कि अब जो 352 के अंतर्गत जो आपातकाल घोषित होगा, उसके अंतर्गत या तो युद्ध या आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, इन 3 आधारों पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत 44वें संविधान संशोधन के बाद जो स्थिति है वो ये है कि इसके अंतर्गत जब आपातकाल की घोषणा हो, इसके लिए आवश्यक है कि मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को लिखित रूप से परामर्श दे। अगर मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को लिखित रूप से यह परामर्श देता है कि देश में आपातकाल लागू होना चाहिए, तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। दूसरा, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, यानी कि आंतरिक अशांति के नाम पर अब आपातकाल घोषित नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, इसकी जो 44वें संविधान संशोधन के बाद व्यवस्था है, इसके अंतर्गत 1 माह के अंदर संसद के द्वारा, 1 माह के अंदर संसद के द्वारा विशेष बहुमत के आधार पर इसकी स्वीकृति होनी चाहिए। विशेष बहुमत का मतलब ये है कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत के द्वारा इसे स्वीकार 1 माह के अंदर उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। तो अगर संसद स्वीकार कर लेती है तो यह आपातकाल लागू रहता है। इस आपातकाल की यदि घोषणा समाप्त करनी है, उसे लागू करने के लिए तो विशेष बहुमत की आवश्यकता है, और यदि उसकी घोषणा समाप्त करनी है तो उसके लिए संसद का साधारण बहुमत की आवश्यकता है। साधारण बहुमत के आधार पर आपातकाल की घोषणा समाप्त हो सकती है। यदि संसद के सदस्य ये चाहे कि आपातकाल के संबंध में एक विशेष बैठक बुलाई जाए, उनकी ये मांग हो, तो 1/10 सदस्य यानी कि 10% सदस्यों के आग्रह पर इसकी विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती है। आपातकाल की जो ये घोषणा है, ये न्यायिक समीक्षा के अधीन है, यानी कि न्यायालय में इसे चुनौती दी जा सकती है कि ये सही है अथवा गलत है, यानी कि ये न्याय योग्य है। आपातकाल की जो ये घोषणा है, ये पूरे देश में भी लागू हो सकती है और देश के किसी भाग में भी लागू हो सकती है। पूरे देश में भी हो सकती है और किसी देश जहां युद्ध की स्थिति है, कोई एक छोटे से क्षेत्र में, तो वहां पे भी लागू हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि इसके लिए पूरे देश में आप आपात की घोषणा करें, किसी एक क्षेत्र विशेष के लिए भी हो सकती है यदि वहां पे सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो ये नियम होने 44वें संविधान संशोधन के आधार पर जरूरी है यदि 352 के अंतर्गत आपात की घोषणा की जाए। अब नेक्स्ट इसके अंतर्गत अपन ये पढ़ेंगे कि इसके अंतर्गत क्या प्रभाव क्या पड़ता है। अगर देश में आपातकाल की घोषणा हो जाए, 352 के अंतर्गत संकट की घोषणा हो जाए, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सबसे पहला प्रभाव तो ये पड़ता है कि अनुच्छेद 19 स्थगित हो सकता है या निलंबित हो सकता है जब तक आपात की घोषणा हो तब तक। लेकिन इसके लिए ये 44वें संविधान संशोधन के आधार पर ये निश्चित कर दिया गया कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये निश्चित कर दिया गया
कि जो अनुच्छेद 19 है वो तभी स्थगित होगा जब युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति हो। सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ये नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 ये निश्चित कर दिया गया है कि अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी स्थिति में आपात की घोषणा हो तो भी ये स्थगित नहीं होते हैं। अनुच्छेद 20 में क्या है? अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराध दोष सिद्धि के संबंध में शरण की स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 21 जीवन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो ये दोनों अनुच्छेद, ये दोनों स्वतंत्रताएं आपातकाल में भी स्थगित नहीं होती है। अनुच्छेद 32 के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? अनुच्छेद 32 जिसके अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है, तो ये भी स्थगित हो सकता है आपातकाल की घोषणा के आधार पर। यानी कि जब आपातकाल है तब जो नागरिक है वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में शरण नहीं ले सकते हैं। तो ये अधिकारों के ऊपर इसका प्रभाव आपातकाल की घोषणा का पड़ता है। इसमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि अनुच्छेद 20 और 21 नहीं होते हैं और जब ये आपातकाल खत्म होता है, जब भी जो भी स्वतंत्रताएं स्थगित करनी है तो उसके लिए उल्लेख करना पड़ता है कि ये आपातकाल के कारण स्थगित की गई है और जैसे ही आपातकाल खत्म होता है ये वापस से पुनर्जीवित हो जाती है। विधायी स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है? विधायी स्थिति के ऊपर जो राज्यों की विधायिका शक्ति है वो केंद्र के पास आ जाती है। कार्यपालिका शक्ति है वो भी केंद्र के, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति भी केंद्र के पास आ जाती है। केंद्र और राज्यों के संबंध में वित्त के क्षेत्र में जो भी वितरण है या निर्देशन है या जो भी उनमें संबंध है उसमें भी केंद्र सरकार को पूरा अधिकार होता है कि वो उस संबंध में भी उसमें संशोधन कर सके। यानी कि कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति केंद्र सरकार के, केंद्रीय संसद, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है। इसके अलावा राज्य सूची के विषयों पर भी राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। कहने का तात्पर्य भारतीय संविधान संघात्मक स्वरूप परिवर्तित होकर एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है और ये स्थिति सिर्फ उस राज्य तक सीमित नहीं रहती है जहां आपातकाल लागू हुआ है। किसी क्षेत्र विशेष तक यदि आपातकाल है तो सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि वहां तक इसका प्रभाव रहता है जहां पर देश की सुरक्षा और शांति खतरे में पड़ती है, वहां तक ये स्थिति लागू रहती है, सिर्फ उस राज्य तक सीमित नहीं रहती है। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ सकता है। 1 साल से और ज्यादा बढ़ाने के लिए उसे स्वीकृति की, संसद की स्वीकृति की आवश्यकता है। विधानसभा का जो कार्यकाल है, राज्यों के अंतर्गत भी यदि किसी राज्य क्षेत्र के विशेष में आंतरिक अशांति और के आधार पर आपातकाल लागू हुआ है तो विधानसभा का कार्यकाल भी बढ़ सकता है। तो ये प्रभाव रहता है 352 के अंतर्गत। व्यवहार के अंतर्गत ये कब कब लागू हुआ है? क्या राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है? व्यवहार के अंतर्गत क्या राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है? तो हाँ, व्यवहार के अंतर्गत भी 3 बार राष्ट्रीय आपात लागू हुआ है। कब कब हुआ है? 1962 के अंतर्गत जब चीन ने भारत के नेफा और लद्दाख पर आक्रमण कर दिया था। चीन ने भारत पर जब आक्रमण किया था उस समय 1962 में जो भारत के राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। 1962 का जो राष्ट्रीय आपात था वो 1968 तक 1968 तक चला था। दूसरा जो राष्ट्रीय आपात है 1971 में जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया था। 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था तो उस समय पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, तो उस समय भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी और उस समय
जो राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। जब ये आपातकाल चल ही रहा था तो उस समय 1975 के अंतर्गत आंतरिक अशांति के नाम पर 26 जून 1975 के अंतर्गत एक आपातकाल तो पहले से ही था। दूसरा आपातकाल 19 जून 1975 को उस समय जो राष्ट्रपति थे फरुखुद्दीन अली अहमद, उन्होंने राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी थी। आपातकाल लागू, तीसरा आपातकाल लागू हुआ था। दूसरा और तीसरा ये दोनों आपातकाल 21 मार्च और 22 मार्च 1977, 21 मार्च 1977 को ये दोनों आपातकाल खत्म किए गए थे। आपातकाल की ये घोषणा है, ये खत्म की गई थी। हालांकि 1962 का आपातकाल और 1962 का और 1975 का जो 71 का जो आपातकाल है ये तो सही स्थिति है, लेकिन 1975 के आपातकाल की बहुत ज्यादा आलोचना हुई और उसके बाद ही आपातकाल के संबंध में 44वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें कुछ परिवर्तन किए गए थे। तो ये आंतरिक ये युद्ध आक्रमण के 1952 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में क्या व्यवस्थाएं हैं वो अपन ने पढ़ी है। नेक्स्ट अपनी क्लास के अंतर्गत संवैधानिक संकट, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां संविधान के भाग 18 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 से 360 तक 9 अनुच्छेद में आपातकालीन प्रावधान या आपातकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया है। 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम अनुच्छेद 356 संवैधानिक संकट की जो स्थिति है, संवैधानिक आपातकाल की जो स्थिति है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 356 संवैधानिक संकट के बारे में बताता है। 356 के अनुसार ये कहा गया है कि यदि राज्यों की सरकारें संविधान के अनुसार अपना कार्य करने में सक्षम नहीं है या केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करती है, केंद्र के निर्देश के अनुसार शासन नहीं करती है, तो अनुच्छेद 365 भी और अनुच्छेद 356 के अनुसार संवैधानिक संकट की घोषणा की जा सकती है। यानी कि उस राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। संवैधानिक संकट के बारे में संविधान में अनुच्छेद 356 ये कहता है कि यदि राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति को ये महसूस होता है कि अमुक राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जा रहा, तो संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि राष्ट्रपति को ये लगे और राज्यपाल की रिपोर्ट की भी आवश्यकता नहीं है, तब भी वहां पर संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। संवैधानिक संकट के लिए अब जो स्थिति है वो ये है कि 2 माह के भीतर संसद के द्वारा उसका अनुमोदन होना आवश्यक है। इसके लिए साधारण बहुमत, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, साधारण बहुमत की आवश्यकता है और 2 माह के भीतर अनुमोदन हो जाना चाहिए। लेकिन यदि इस बीच संवैधानिक संकट के अनुसार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है और इस बीच यदि लोकसभा का विघटन हो गया है, लोकसभा विघटित है, तब क्या स्थिति उत्पन्न होगी, तो उसके बारे में कहा गया है कि नई लोकसभा की प्रथम बैठक के 30 दिन के भीतर उसका अनुमोदन आवश्यक है। यदि लोकसभा विघटित है तो, वरना 2 माह के भीतर इसका अनुमोदन होना आवश्यक है। 1 वर्ष से अधिक के लिए यदि 356 के अंतर्गत यदि इसकी व्यवस्था करनी है तो उसे वापस से संसद का अनुमोदन आवश्यक है, लेकिन इसके लिए 2 आधार होने आवश्यक है। यदि 1 वर्ष से ज्यादा की अवधि के लिए इसको संवैधानिक संकट को बनाए रखना है तो इसके लिए 2 चीजें आवश्यक है। पहली ये कि 352 के अंतर्गत
आपातकाल की घोषणा हो और चुनाव आयोग ये प्रमाणित कर दे कि अमुक राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है, तो इस आधार पर 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए भी इसे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसमें 3 वर्ष से अधिक समय के लिए इसे लागू, ज्यादा से ज्यादा मतलब 3 वर्ष तक के लिए ही इसे लागू किया जा सकता है, 3 वर्ष से ज्यादा के लिए नहीं। 352 के अंतर्गत जो राष्ट्रीय आपात अपन ने पढ़ा था, तो उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, ये कितने ही समय तक चल सकता है। लेकिन संवैधानिक संकट से उत्पन्न जो आपात है वो 3 वर्ष से ज्यादा समय के लिए नहीं चल सकता है। 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए ये ज्यादा के लिए लागू नहीं रह सकता है। इसका क्या प्रभाव होता है? यदि संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है किसी राज्य के संदर्भ में, 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है, तो उसका क्या प्रभाव रहता है? जो विधायी शक्ति है, यानी कि वहां की जो विधानसभा है, उसको या तो विघटित किया जा सकता है या उसको निलंबित किया जा सकता है। कार्यकारी शक्ति पर क्या प्रभाव रहता है? मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्री परिषद है उसको भंग कर दिया जाता है, मंत्री परिषद भंग हो जाती है। शासन की जो समस्त शक्ति है, शासन की समस्त शक्ति के ऊपर राष्ट्रपति का अधिकार हो जाता है। राष्ट्रपति अब उस शक्ति का प्रयोग अपने द्वारा नियुक्त किसी कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से करता है या अन्य कर्मचारी के माध्यम से करता है, वो राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर है। समस्त शक्ति राष्ट्रपति के पास आ जाती है। हालांकि वास्तविकता में राष्ट्रपति तो नाम मात्र का है, वास्तविक शक्ति का उपयोग प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। लेकिन उच्च न्यायालय से संबंधित जो शक्ति है वो उच्च न्यायालय के पास ही रहती है, यानी कि न्यायिक शक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। न्यायिक शक्ति उच्च न्यायालय के पास ही रहती है। संचित निधि से व्यय के निर्देश दे सकता है राष्ट्रपति। राज्य सूची के ऊपर अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। 19 की स्वतंत्रताओं को स्थगित किया जा सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में 20 और 21 की स्वतंत्रताओं को खत्म नहीं किया जा सकता है। 20 के अंतर्गत अपराध दोष सिद्धि से संबंधित स्वतंत्रताएं हैं और 21 के अंतर्गत जीवन की जो स्वतंत्रता है उसको नहीं किया जा सकता है, स्थगित नहीं किया जा सकता है। व्यवहार के अंतर्गत यदि हम देखें तो जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो संविधान के निर्माण के समय संविधान निर्माताओं के समक्ष आपस में विचार विमर्श चले कि इस शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है। लेकिन उन सभी का उत्तर देते हुए, आलोचनाओं का उत्तर देते हुए अंबेडकर ने ये कहा था कि ये जो संवैधानिक संकट की स्थिति है ये एक मृत प्राय है और इसका प्रयोग नहीं के बराबर ही होगा। लेकिन हम देखते हैं आज तक का जो इतिहास है उसके अंतर्गत इस शक्ति का प्रयोग अनेक बार, कई बार उपयुक्त रूप से, कई बार अनुपयुक्त रूप से, कई बार उचित रूप से, कई बार अनुचित रूप से इस शक्ति का प्रयोग हुआ है। यानी कि 131 बार से अधिक बार भी जिसके बारे में ये कहा गया था कि इसका प्रयोग नहीं के बराबर होगा, 131 से अधिक बार इसका प्रयोग किया जा चुका है। यदि हम व्यवहार के अंतर्गत देखें तो 1951 में पहली बार, 1951 में ही पंजाब के अंतर्गत जो भार्गव मंत्रिमंडल है उसके लिए इसका प्रयोग किया गया था। उसके बाद में लगातार इसके प्रयोग होते रहे। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार पहली बार केंद्र में बनी थी तो उसने 9 राज्यों की विधानसभाओं को भंग कर दिया था। उसी का प्रत्युत्तर देते हुए 1980 में इंदिरा गांधी की वापस से सरकार बनी तो उसने फिर 9 राज्यों की विधानसभाओं को भंग कर दिया गया। और ऐसे ही कई बार विपक्षी दलों की सरकारों को गिराने के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो गठबंधन की सरकारें हो, इस अनुच्छेद का कई बार उचित और कई बार अनुचित प्रयोग किया गया। और इसीलिए समय समय पर सर्वोच्च कई बार उचित रूप से, अनुचित रूप से इस 356 का प्रयोग सभी सरकारों के द्वारा
कोई भी सरकार इससे अछूती नहीं है। सभी सरकारों के द्वारा इसका प्रयोग किया गया और उसी के कारण समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय में इसके संबंध में परामर्श हासिल किया गया। सर्वोच्च न्यायालय में बार बार याचिकाएं दायर हुई और इसके बारे में 1994 के अंतर्गत एक बम्बई मामला हुआ था। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 356 के अंतर्गत अब क्या व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में 1994 में कुछ निर्णय दिए थे, जिसमें ये कहा गया कि 356 के अंतर्गत जो संवैधानिक संकट घोषित किया जाता है तो वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत है। उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। संवैधानिक संकट के लिए तर्क संगत कारण होना आवश्यक है। इसका तर्क संगत कारण होना चाहिए। केंद्रीय सरकार यदि संवैधानिक संकट की घोषणा करती है तो इसको कारण प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि आपने किस कारण के तहत ये घोषणा की है। इसके अलावा संसाधन सही नहीं है, ये आप कारण नहीं दे सकते हो, इसका कार्य तर्क संगत होना चाहिए। घोषणा सर्वोच्च न्यायालय चेक करता है कि यदि घोषणा असंवैधानिक है तो विधानसभा पुनः बहाल भी की जा सकती है। इसके लिए संसद की अनुमति आवश्यक है। यदि संसद की अनुमति नहीं मिलती है तब भी विधानसभाएं पुनः बहाल की जा सकती है। सांप्रदायिक राजनीति के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि सांप्रदायिक राजनीति के आधार पर आप किसी राज्य की विधानसभा को भंग नहीं कर सकते हैं, वहां की राज्य सरकार को निलंबित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान के मूल ढांचे में शामिल है। अगर केंद्र में अन्य दल की सरकारें हैं और राज्यों में दूसरे दल की सरकार बन गई है तब भी इस आधार पर भी राज्य सरकारों को भंग नहीं किया जा सकता है। किन आधारों पर भंग किया जा सकता है? यदि संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, अगर राज्यपाल ने अगर किसी मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया और राज्यपाल ने दूसरे को मौका दिए बिना राष्ट्रपति शासन लागू नहीं कर सकता है, मतलब उसे विधानसभा को बहाल करने की अन्य संभावनाओं को भी तलाशना होगा। तो इन आधारों पर अब काफी प्रयास किया गया है कि 356 का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जो 356 है उसका केंद्र सरकार के द्वारा, इसके बारे में प्रोफेसर महेश्वरी ने ये कहा था कि अनुच्छेद 356 देश की आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्था का एक आंतरिक भाग बन गया है और ये देश के राजनीतिक मानस बन गया है। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि 356 जो अनुच्छेद है वो संवैधानिक संकट अब न्याय योग्य है और केंद्रीय सरकार सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण राज्यों में संवैधानिक संकट की घोषणा नहीं कर सकती है। तीसरे जो संकट है जिसका उल्लेख संविधान के अंतर्गत किया गया है, वित्तीय आधार पर वित्तीय संकट किन परिस्थितियों में उत्पन्न हो सकता है, इसका प्रमुख आधार यह है कि यदि देश की वित्त व्यवस्था को कोई खतरा है तो उसके आधार पर वित्तीय संकट की घोषणा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। इसके लिए भी 2 माह के भीतर आवश्यक है मंजूरी लेना, लेकिन इसको और आगे लागू करने के लिए पुनः मंजूरी लेना आवश्यक नहीं है। वित्तीय आपात के लिए किसी समय सीमा को निर्धारित नहीं किया गया है। जब तक देश की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं हो जाए तब तक वित्तीय आपात लागू रह सकता है। इसके अंतर्गत जो प्रभाव इसका होता है, कार्यकारी शक्ति है देश की, वो राष्ट्रपति के हाथ में आ सकती है। वित्तीय स्थिति भी राष्ट्रपति के हाथ में आ सकती है। इसके अंतर्गत जो प्रभाव होता है वो ये प्रभाव होता है कि इसमें केंद्र और राज्यों के जो वित्तीय संबंध है
उसमें परिवर्तन हो सकता है। किसी भी सरकारी कर्मचारी के वेतन में, भत्तों में कटौती हो सकती है। राज्यों की संचित निधि पर भी केंद्र का अधिकार हो सकता है। किसी भी कर्मचारी, इसमें न्यायाधीश भी शामिल है, उनके वेतन में भी कटौती हो सकती है। वित्त के क्षेत्र में राज्य सरकारों को कोई भी निर्णय लेना है तो उसके लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। यदि इसको वित्तीय आपातकाल को वापस लेना है, वित्तीय स्थिति ठीक हो गई है, तो राष्ट्रपति इस घोषणा को स्वयं वापस ले सकता है और वित्तीय आपात खत्म हो सकता है। इसके बारे में एक हृदयनाथ कुंजरू करके एक विद्वान थे, उन्होंने ये कहा था कि वित्तीय आपात राज्यों की वित्तीय संप्रभुता को खतरा उत्पन्न कर राज्यों की वित्तीय संप्रभुता को खतरा है। हालांकि इसका प्रभाव यदि हम देखें, इसका व्यवहार में अभी तक प्रयोग वित्तीय आपात का कितनी बार हुआ है, तो ये भारत की खुशकिस्मती है कि अभी तक वित्तीय संकट की स्थिति भारत में उत्पन्न नहीं हुई है, यानी कि वित्तीय आपात एक बार भी लागू नहीं हुआ है। हालांकि 1991 के अंतर्गत काफी वित्त के क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ा था। वित्तीय आपातकाल अभी तक घोषित नहीं हुआ है। तो ये वित्तीय प्रावधान थे, ये आपातकालीन शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, ये आपातकालीन प्रावधान 352 के अंतर्गत, 356 के अंतर्गत और 360 के अंतर्गत 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा हो सकती है। युद्ध और आक्रमण के लिए, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, राष्ट्रीय आपात, संवैधानिक आपात और वित्तीय आपात। तो इस स्थिति का सामना किस प्रकार से किया जाए, ये संविधान निर्माताओं ने बताया है। धन्यवाद।